गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट का चैप्टर शुरू कर रखा था। और जिस तरह आपको पता है कि एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ट्रायल बैलेंस के नीचे, जिसे हम फुटनोट बोलते हैं, वहां पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मतलब ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन जिस भी चीज़ से रेलेवेंट है उसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं लिया गया है। हम इफेक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, इसमें यह डिपेंड करेगा कि हम कौन से एक अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट की थी मैंने क्लोजिंग स्टॉक की, जिसमें मैंने आपको कॉपी के 3 पेज लास्ट में छुड़वाए थे कि वहां पर मैं इन ब्रीफ आपको मैं एडजस्टमेंट करा रहा था। सबसे पहली एडजस्टमेंट हमने करी थी क्लोजिंग स्टॉक की, जहां मैंने ये डिस्कस किया था कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। इस बात से आप सब जने एग्री हो? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? ईशान, श्री। जी सर। यस सर। ईशान बेटा, अभी जुकाम ठीक नहीं हुआ तेरा? भाई कब से आएगा? और एक बात बताऊं, कल को तुम मेरे को बोलोगे ना पेपर से पहले सर आधा घंटा 1 घंटा वो ऑफलाइन पढ़ा दो, मैं भी बोलूंगा ऑनलाइन आओ, मैं भी ऑनलाइन दूंगा। यार कम से कम आटे में नमक चलाओ, नमक में आटा तो मत चलाओ। प्रांशु वोरा जी को तो रजाई से उठने का मन नहीं करता। एनीवे भैया, मर्जी है तुम्हारी। चलिए, एक एडजस्टमेंट की थी क्लोजिंग स्टॉक की, इसमें किसी को डाउट नहीं। दूसरी करी थी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट था कि जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है वो उस एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। और तीसरा, अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो एक ही जगह जाएगा, यानी कि लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये हमने 2 एडजस्टमेंट कर ली थी, राइट? क्लोजिंग में बताया था कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये तो कर दिया हमने। दूसरा आउटस्टैंडिंग बताया था, एक में अमाउंट गिवन था और एक में अमाउंट निकालना था। ट्रीटमेंट तो वही था कि अगर क्रेडिट साइड में जो भी एक्सपेंस है उसमें ऐड कर देंगे और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, राइट? और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगी, डेट इज द लायबिलिटी साइड। यही बताया था आपको मैंने। अब मैं आगे की एडजस्टमेंट करा रहा हूं, डेट इज कॉल्ड थर्ड एडजस्टमेंट है, जिसे बोलते हैं, तीसरी कौन सी थी फिर? अबे ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक ही तो बात है, 2 ही तो कराई हैं, वो तो उसका पार्ट था ना। हाँ, तीसरी एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसे मैं कई जगह यहां पर ये लिखा होगा अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर का मतलब होता है जो अनएक्सपायर ना हुआ हो, मतलब मरा ना हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको समझाने के लिए एक बार फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपकी पुरानी यादों में। एक टाइमलाइन बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक मैंने टाइमलाइन, और मैंने उस दिन आपको एक चीज बोली थी कि इस चीज की पूरी डिटेल स्टेटमेंट आज आपको समझ आ जाएगी, क्या लॉजिक था इसका, राइट? मेरी ऑनलाइन वालों को आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। यस। ईशान? यस सर। ओके। अश्मीत? यस सर। अश्मीत? यस सर। अश्मीत, यस सर। क्या कान में रुई डाल के बैठा है क्या? सर वो माइक ऑन ही नहीं हो रहा है, बार बार उस पर क्लिक करना तो पड़ एक रहा काम है। कर, तेरे रूम में अगर नहीं है तो सब अपने माइक ऑन कर लो ना। जब ओके तुम्हें सर। अपने कमरे में किसी को, तुम अपने पेरेंट्स को आने नहीं देते हो तो माइक बंद क्यों करते हो भाई? क्यों इतने शरीर को कष्ट दे रहे हो? माइक ऑन रखो। ओके सर। सभी जने माइक ऑन कर लेंगे, और नहीं तो अगर किसी के घर में पेट नहीं है तो, और अगर पेट है तो उसको बाहर, क्लास के बाहर, रूम के बाहर बांधो। माँ बाप को तो तुम आने नहीं देते क्लास के अंदर, क्लास चल रही है हमारी। आइए, ये देखिए, ये मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड है 1/4/21 का और 31/3/22 का, राइट? अब मैं फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको, जो मैंने बिगिनिंग में समझाया था कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है, और मैंने आपको ये बोला था कि एडजस्टमेंट क्या है, कि आज हम इन चीज़ों के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर 1 जनवरी, बेटा बात नहीं, 1 जनवरी 2022 को
मैंने एक गाड़ी खरीदी, ये मैंने एक गाड़ी खरीद ली। अब ये गाड़ी खरीदी, इसकी मैंने इंश्योरेंस दी, इंश्योरेंस दी, लेट से मैंने इंश्योरेंस यहां दी मैंने 60,000 रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने 1/1/22 को मैंने जनरल एंट्री क्या पास की होगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताइए, इस बात से आप एग्री हो कि ये एंट्री मैंने पास करी होगी? ओहो, तू कहां जा रहा है? सर, 1 मिनट रुक जा यार। मैं आपकी बात सुनूंगा, 1 मिनट। बताइए, ये एंट्री आपने पास की होगी? सभी ऑनलाइन बच्चे बताएंगे, क्या आपने ये एंट्री पास की होगी? Yes, sir. Yes, sir. अब हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। मुझे ये बताइए दित्या कि ये जो मेरी पॉलिसी खत्म होगी, ये जो इंश्योरेंस गाड़ी की खत्म होगी, ये कब तक चलेगी? ये यहां पर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, Yes. ये मेरी कब तक चलेगी? 31 दिसंबर 22 तक ये इंश्योरेंस चलेगी। क्योंकि इंश्योरेंस जो होती है वो हमेशा एनुअल होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? Yes. अब ये बताओ, यहां से लेकर मेरा खर्चा जो है, मैंने ये जो खर्चा पे करा है, ये इतने पीरियड का पे करा है कि नहीं करा? इतने पीरियड का पे करा है कि नहीं करा वसला? और मेरी फाइनेंशियल ईयर बुक्स यहां खत्म हो गई कि नहीं हो गई? यहां खत्म हो गई। ये खर्चा जो मैंने बुक किया वो 12 महीने का बुक किया कि नहीं किया? जबकि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर में जो मैंने इस साल जो मैं ये कह रहा हूं डॉट 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 डॉट, ये कितने महीने का था? 3 महीने का था कि नहीं था? ये खर्चा इस साल का 3 महीने का, मैं पहले बनिए की तरीके से समझा रहा हूं, ये खर्चा मेरा 3 महीने का था कि नहीं था? वंश, दित्या, प्रियांशु, अश्मीत, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। पर यस सर, आ रहा। जब मैंने ये वाली एंट्री पास करी तो इसका मतलब मैंने खर्चा 12 महीने का बुक कर दिया, और ये वाला पीरियड जो बाकी का 9 महीने है ये नेक्स्ट ईयर में मुझे यूज करना है ये। तो ये जो 9 महीने का किराया, जो 9 महीने की इंश्योरेंस है, ये मेरी प्रीपेड है कि नहीं है? ये मेरी प्रीपेड है कि नहीं है, जो मेरी एसेट होती है? बताइए, यही समझाया था मैंने दित्या? Yes, sir. तो मुझे ये बताइए, अगर मैं देसी तरीके से बात करूं तो ये जो इंश्योरेंस मैंने लिया है इसके अंदर कुछ पोर्शन इस साल का है, कुछ पोर्शन नेक्स्ट ईयर का है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट चाहिए तो आपको उस साल के रिवेन्यू को उसी साल के एक्सपेंस के साथ कंपेयर करना है। जबकि इसमें जो एक्सपेंस का जो राइट था वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी था, यानी कि वो करंट ईयर के लिए पूरे का पूरा ये करंट ईयर का नहीं था। इसमें करंट ईयर का कितना था? सिर्फ 3 महीने का था कि नहीं था? एंजल, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 3 महीने के हिसाब से इस साल का खर्चा कितना है? मेरा खर्चा 15,000 रुपये बुक्स में आना चाहिए या 60,000 आना चाहिए? 15 आना चाहिए। आना चाहिए दित्या? Yes, sir. पर ये एंट्री में मैं 60 पे कर चुका था, यानी कि जो जब मैं इस डेट पे अपनी फाइनेंशियल लूंगा जहां मैं आई लव पिंक कर रहा हूं, यहां मुझे पता है कि मैंने 45,000 का जो इंश्योरेंस जो मैंने यहां पे किया था 1 जनवरी को, इसमें 45 जो है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है तो वो नेक्स्ट ईयर की बुक्स में लूंगा कि नहीं लूंगा? पर खर्चा तो कर चुका हूं। अब बताओ, इसको एडजस्टमेंट कहूंगा, इसको एडजस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? इसको एडजस्ट करूंगा कि नहीं करोगे करूंगा? सर। मुझे बताओ वंश, एडजस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ जी तो इसका मतलब अगर मैं P&L अकाउंट में इंश्योरेंस कितना लिखूंगा? 60,000 माइनस 45 प्रीपेड है, तो इस साल का खर्चा 15,000 बुक्स में आ गया कि नहीं आ गया? दित्या, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और 45 आपका राइट है, तो आपका राइट आपकी क्या बनेगी? एसेट बनेगी कि नहीं बनेगी? एसेट बनेगी नहीं बनेगी? तो अगर मैं इसका
इस चीज को मैं समझाना चाहूं तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस कौन से दिन का है? 31/3/22, 31/3/22 का। यहां मैंने लिखा इंश्योरेंस, यहां मैंने लिखा इंश्योरेंस 60,000, क्योंकि डेबिट में लिखूंगा क्योंकि खर्चा है। और नीचे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा इंश्योरेंस। मैंने कब गाड़ी खरीदी? इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल इंश्योरेंस पेड ऑन 1/1/22, ये मैंने लिख दिया। तो मुझे ये बताओ 1/1/22 से 31/3/22 मेरे 3 महीने होते हैं, पर 1/1/22 को मैंने ये जर्नल एंट्री पास करी या नहीं करी? तो ये बताओ मुझे अब 31/3 को जो हम जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे वो यही करते थे नहीं करते थे? ध्यान से देखो इधर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट करते थे नहीं करते थे? जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। याद आ गया दित्या? Yes, sir. वंश, तो ये कितने अमाउंट से करूंगा? ये अमाउंट कितने से करूंगा एंजल? 45,000 से करूंगा, क्योंकि प्रीपेड 45,000 है कि नहीं है? अब ये एंट्री जो मैं पास करूंगा, अब ये तो है नहीं, मेरा तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका था, मैं तो फाइनल स्टेज पे था। तो क्या मुझे दोबारा से प्रीपेड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस अकाउंट बनाने पड़ेंगे? आंसर इज नो। मुझे दोबारा से लेजर खोलने की जरूरत, पर मैं इस इफेक्ट को अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटमें हैं उसमें इसको एडजस्ट कर सकता हूं। दित्य, यस और नो? Yes, sir. तो ये आपने प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट होती है, तो बता ये मेरी बैलेंस शीट में चला गया कि नहीं चला गया? इसका ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं हो गया बिना लेजर में पोस्टिंग किए? और ये इंश्योरेंस क्या होता है? मेरा खर्चा होता है, और इंश्योरेंस मैंने क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब इंश्योरेंस खर्चा मैंने कम कर दिया। तो और खर्चे को मैं माइनस कर दूं तो मेरा इंश्योरेंस कम हो जाएगा बिना उसके लेजर पोस्टिंग किए। दित्य, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर यही आता है और मैंने ट्रायल बैलेंस में लिखा, तो ये मैंने ट्रेडिंग, ये मेरा P&L और ये मेरी बैलेंस शीट है कि नहीं है? कौन से दिन की? 31/3/22, 31/3/22, 31/3/22। तो मैंने यहाँ, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसकी भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो उस पर पहले ही स्टार लगा लो। तो मैंने इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिख दूंगा कितना? इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिख दूंगा 60,000 और लेस कर दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 45,000। क्योंकि इस साल का खर्चा कितना था बेटा एंजल? 15,000 था कि नहीं था? तो मैं 60,000 खर्चा कैसे बुक कर सकता हूं? क्योंकि इसमें 45,000 का जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो रट्टा लगाने वाले क्या रट्टा लगाते हैं कि आउटस्टैंडिंग को ऐड करके लायबिलिटी में लिख दो और प्रीपेड को कंसर्न एक्सपेंसेस में माइनस करके एसेट साइड में लिख दो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही दित्या? Yes, sir. ये होती है हमारी एडजस्टमेंट जो आपने क्लास में अटेंड नहीं करी थी। हर्ष, जैन, अश्मीत, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. समझ आ गया? कई बार आपको Yes, sir. इसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बोला जाता है, इसे प्रीपेड एक्सपेंस भी बोला जाता है, इसे प्रीपेड इंश्योरेंस भी बोला जाता है। हाँ जी। अब देखो मैं एक एग्जांपल, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट बताइए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये कि ऐसा क्यों हुआ है? दित्य, इस पिक्चर से समझ आ गया जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बोला था, जब मैंने तीसरी क्लास कराई थी, जब मैंने आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में बताया था? Yes, sir. तो ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। और No, उस वक्त sir. मैंने आपको बोला था जब जनरल एंट्री करा रहा था कि एडजस्टमेंट एंट्री अभी रट लो, इसकी एप्लीकेशन हम चैप्टर नंबर 19 में अच्छे से करेंगे। तो बताइए ये जब जनरल एंट्री पास करी, इसकी एप्लीकेशन अब मेरी P&L अकाउंट में आ गई कि नहीं आ गई? उस Yes, sir. टाइम हमने सिर्फ ये एंट्री पास की थी, एडजस्टमेंट एंट्री। याद है तुम्हें ईशान? याद है तुझे कि एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी जो तुम्हें Yes, रट्टे लगा रखे थे? Yes, sir. अब समझ में आ गया? इस एंट्री को पास कर दिया, अब सर जनरल बना दी, लेजर क्यों नहीं बनाया? लेजर तो बन चुके थे, अब दोबारा से लेजर नहीं बनाएंगे। अब इसके इफेक्ट को हम इसके अंदर मर्ज कर देंगे, इसका इफेक्ट वहां ले लेंगे।
जैसे चोट लगने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, यहाँ चोट लगी, हमने इलाज कर दिया कि नहीं कर दिया, घर पे फर्स्ट एड दे दी कि नहीं दे दी बिना डॉक्टर के पास गए, क्योंकि डॉक्टर तक जाएंगे जब तक तो मर जाएंगे, खून ही निकल जाएगा हमारा। तो बिना लेजर खोले आपने इस इफेक्ट को अपनी बुक्स में कंसीडर कर लिया कि नहीं कर लिया? इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। बताओ एडजस्टमेंट मुश्किल है कि आसान है वंश आहूजा? हाँ जी सर। तू तो रो रहा था ना, हाय सर एडजस्टमेंट बड़ी टेढ़ी है। अब समझ में आ रही है टेढ़ी है कि ये आसान है, अगर समझ में आ जाए तो? हाँ जी सर, सही है। हर्ष जैन, Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। बता, कोई डाउट है? सिंपल बढ़िया बुद्धि वाला हिसाब है कि नहीं है? भैया इस साल का खर्चा इस साल में बुक करूंगा, आउटस्टैंडिंग क्यों ऐड किया था? क्योंकि अभी दिया नहीं था, और वो इस साल का खर्चा था इसलिए ऐड कर दिया था, और वो देना था इसलिए लायबिलिटी बन गई। वो बिल्कुल कॉमन सेंस से चल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डबल एंट्री भी हो रही है और कॉमन सेंस भी हो रहा है। श्री बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तनिष आहूजा, प्रांशु वोरा, सर क्लियर है। क्लियर है? तो यस चलिए सर, क्लियर। चलिए अभी मैं देखो इसके ऊपर, अब मैं इसका पीडीएफ आपको आज का क्लास का भी भेज दूंगा। तो ये देखिए मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया 31/3/21 का। यहां लिखा मैंने रेंट अकाउंट 28,000 रुपए, डेबिट क्रेडिट, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, प्रीपेड रेंट अप टू ₹3,000, राइट। और जब भी मैंने आपको बोला कि कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होगी तो मैं उसके ऊपर स्टार लगा दूंगा ऐसे, यानी कि इसके ऊपर एडिशनल सोचना है। अब मुझे इसे अपनी बुक्स में कंसीडर करना है, तो मैं इसका आंसर क्या बनाऊंगा? ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाया P&L अकाउंट, और ये बनाई मैंने बैलेंस शीट। ये ट्रेडिंग बनाया कौन से दिन में? 31/3/21, 31/3/21। ये बैलेंस शीट बनाई 31/3/21। तो मैंने यहाँ पर रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये P&L में आएगा कि ट्रेडिंग में आएगा? P&L में आएगा। मैं इनर कॉलम में लिखूंगा इसे, टू रेंट कितना था? 28,000 लेस प्रीपेड कर रहा हूं क्योंकि अगले साल का था, इस साल का खर्चा नहीं था, अप टू द लेवल ऑफ 3,000, यानी कि इस साल का खर्चा कितना बुक करना था मुझे? 25,000 रुपये। पर ये मेरा राइट है कि अगले साल मुझे ये राइट यूज करना है, तो मेरी एसेट बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये बनेगी। तो मैं एसेट साइड में अंदर प्रीपेड एक्सपेंस लिखूंगा नहीं लिखूंगा? कितना? 3,000। बावले 25 क्यों लिखूंगा? 3 लिखूंगा। 25 का तो मेरा खर्चा था, जितना आगे का खर्चा है वो है ना। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वंश आहूजा, तनिष आहूजा, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा वदवार साहब, हाँ जी कष्ट मत सर, करो, मैं समझा दूंगा सब कुछ। क्लियर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई श्री? Yes, sir. अब जहां आपने अपने 3 पेज छोड़े हैं, वहां आप ऐसे हेडिंग बना रहे हो। जहां आपने 3 पेज छोड़े हैं वहां मैंने आपको ऐसी एक हेडिंग बनवाई थी, नंबर 4 एडजस्टमेंट, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैं क्या लिखूं? डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंसेस। ये ट्रेडिंग एंड P&L का है, और ये किसका था? ये बैलेंस शीट का था कि नहीं था? डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंसेस, कि अगर मान लो वेजेस होगा तो वेजेस में से माइनस कर दिया जाएगा, रेंट होगा तो रेंट में से माइनस कर दिया जाएगा, इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस में से माइनस कर दिया जाएगा। डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? एसेट साइड। ये ब्रीफ हो गया कि नहीं हो गया? ये ब्रीफ हो गया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का। ईशान समझ आ रहा है बेटा ये? Yes, sir. तनिष आहूजा समझ आ रहा है ये? यस सर, आ रहा है। सिंगल सर समझ आ रहा है? आइए, ये था मेरा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का। अब एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 नंबर,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको पता है जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है, मान लीजिए आप 11th में पढ़ रहे हैं और किसी पेरेंट्स ने मुझे 11th के अंदर कहा कि सर हमें 11th और 12th दोनों साल का पैकेज दे दो, कुछ डिस्काउंट दे दो। उन्होंने मुझे 2 साल की फीस इकट्ठी दे दी और मेरे से डिस्काउंट ले लिया। दित्या, हो सकता कि नहीं हो सकता? Yes, sir. लेट से मैं कहता हूं उन्होंने मुझे अगले साल मुझे फीस बढ़ानी है, मुझे कहते हैं सर अगले साल हम फीस मैं नहीं दूंगा बढ़ा के, मैं आज ही आपको पैसे दे रहा हूँ 11th में। तो हमारा सेशन शुरू हुआ था, लेट से मैंने यहाँ लिखा, देखो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये सतीश अकाउंट्स क्लासेस की ट्रायल बैलेंस है और मैं 31/3/22 को जो आने वाला है वो ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। और मुझे वसला की मम्मी ने बोला कि सर मैं 11th 12th आपसे ही पढ़ना चाहती हूँ। सुन तो सही, मुझे यहाँ ट्यूशन फीस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ट्यूशन फीस मिलेगी। वसला की मम्मी ने मुझे ट्यूशन फीस दी 60,000 रुपये, तो मेरी रिवेन्यू है, मेरी सेल है, तो वो क्रेडिट होगी कि नहीं होगी? नित्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. अब ये बता, ये ट्यूशन फीस लिखा हुआ है ट्यूशन फीस, और नीचे मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है ट्यूशन फीस फॉर 2 years पैकेज। मैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझाना चाहता हूं, ट्यूशन फीस फॉर 2 year पैकेज। जब मुझे फीस मिली तो मैंने अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करी होगी? जब मैंने 1 मई को आपका सेशन शुरू किया था तो मैंने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस 60,000 करी होगी कि नहीं करी होगी? नित्या करी होगी, श्री करी होगी। Yes, sir. अब Yes, sir. मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है गर्ग साहब, कि आपको अगर किसी साल का प्रॉफिट निकालना है तो आपको उसी साल की रिवेन्यू को उसी साल के एक्सपेंस के साथ कंपेयर करना है। राइट दित्या? Yes, sir. तो जब मैं 31 मार्च को जब मैं ये देखूंगा इस फीस के अंदर कुछ फीस नेक्स्ट ईयर की है कि नहीं है? दित्या, ये इसमें कुछ फीस नेक्स्ट ईयर की है कि नहीं है? Yes, sir. मुझे रिसीव हो गई थी ये। तो ये बता, सतीश अकाउंट क्लासेस की ये लाइबिलिटी है कि नहीं है 31 मार्च 2022 को, कि 12वीं की फीस उन्हें एडवांस में मिल गई? दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन। अब इसका अगर मैं तरीका बोलूं तो मेरी इनकम इस साल की 60,000 नहीं है, इस साल की कितनी है? 30,000। और 30,000 जो इनकम है वो नेक्स्ट ईयर की है, जो सतीश अकाउंट क्लासेस के लिए लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? एज ऑन हाँ जी सर, 31 बनेगी। मार्च 2022। नित्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. श्री, ईशान, तनिष, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, Yes. sir. तो निकिता, मैं 31 Yes, sir. तारीख को यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? 31/3/22 को ये एंट्री तो मैंने 1/5/21 को कर दी थी। अब यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनाऊंगा? ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट। मैं अपना रिवेन्यू कम करूंगा, रिवेन्यू कम करूंगा तो डेबिट हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुझे पता था यहाँ पर? ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। बेटा अभी मैं कंफर्म नहीं है, मम्मी का मेरी कल एंडोस्कोपी है, अगर हो गया तो मैं ले लूंगा, नहीं तो छुट्टी कर दूंगा मैं। अब आप इधर देखिए, 31 को मुझे ये ट्यूशन फीस, रिवेन्यू को कम करूंगा तो रिवेन्यू को कम करूंगा तो डेबिट करूंगा, और लाइबिलिटी बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा हर जैन? Yes, sir. और लाइबिलिटी को बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट होगी कि नहीं होगी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से? Yes. मैं आपको गारंटीड कहता हूं, जिस तरह से एडजस्टमेंट मैं समझा रहा हूं आपको रटवा दिया जाएगा, आपको एडजस्टमेंट का कोई लॉजिक नहीं समझाएगा। नित्या, रवि सर भी नहीं समझाएंगे, Yes. बता रहा हूं मैं। वो एक दिन में लपेट देंगे 15 की 15 एडजस्टमेंट कि हो गया काम खत्म। लिखवा देंगे, एक चार्ट था फर्रा सा पकड़ा देंगे कि रट्टा मार लो। लॉजिक समझ में आ गया तो मुझे 31/3/22 को ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस डेबिट टू ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा? ये
कितने से बेटा एंजल बात नहीं, 30,000 30,000। अब इस एंट्री को बिना लेजर करे मुझे इस डाटा में इंसर्ट करना है, इसका इफेक्ट देना है कि नहीं देना? वंश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर, तो ये करना है बता, इसको। जब मैंने ट्यूशन फीस को डेबिट की, यहाँ ट्यूशन फीस क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो इसका Credit। मतलब ये ट्यूशन फीस से 60,000 मैंने 30,000 माइनस किए कि नहीं किए? तभी तो नेट इफेक्ट 30 का आएगा। आ गया समझ में? और ये 30,000 ये मैंने लायबिलिटी बनाई कि नहीं बनाई? तो बताइए एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि नहीं हो गया? वंश समझ आ रहा है ये? सर हमने ट्रायल बैलेंस में हाँ, 60,000 लिखा और अब 30,000 लाइबिलिटी बना दी। क्योंकि बेटा 2 साल की फीस दी थी उसमें ना से ये। नेट, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। 2 साल की फीस उन्होंने, मैंने बोला सर, कि मैडम मैं अगले बार 36,000 पे लूंगा। वो कहती है सर ऐसा है 60 दे के जा रही हूँ इसी साल ही आपको, अगले साल नहीं देती मैं तुम्हें। 6,000 पे 6 रुपए भी फालतू। तो मुझे भी तो 30,000 पे, हाँ जी, एक तो मेरे जीब में पानी आ गया कि 2 साल के लिए क्लाइंट मिल गया मेरे को। हाँ जी, भाई पक्की हो गई ना कि आ अब गया सर वसला छोड़ समझ। के नहीं हाँ जाएगी जी, हाँ ट्यूशन। मेरे को भी तो फायदा हो गया। 30,000 के हिसाब से मैंने 30,000 के शेयर में लगाए, वो 30,000 के 60,000 हो गए। अगर उनको 6,000 का फायदा हुआ तो मुझे भी तो 10,000 का फायदा हुआ। वो 30,000 से मैंने पैसे से पैसा बना लिया। वो बिजनेसमैन ही किया जो पैसे से पैसा ना बनाए। पंच समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर, आ गया समझ। पर इस हाँ साल जी की, सर, आ गया पर समझ। जब मैं इस साल इनकम टैक्स दूंगा तो 60,000 पे थोड़ा ना दूंगा। तो 30 मैं इनकम टैक्स को ये कहूंगा ना 30 का इस साल की दोगे। फीस तो मैंने 30,000 कमाई है। बेटा मेरी बात हाँ समझ जी में आ गई? सर, हाँ जी सर, आ गई। पर हाँ, वत्सला के पास एक राइट है कि अप्रैल में आके ये फैल जाए कि नहीं सर मैं तो कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ, हम तो सारा परिवार वहां जा रहा है, आपको फीस एडवांस दी थी वो रिफंड करो। तो बेटा ये मेरी लायबिलिटी है तो मुझे रिफंड करनी पड़ेगी, मेरे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये पैसे खर्चे नहीं थे, ये लायबिलिटी बना के रखी हुई थी। क्योंकि भविष्य की इनकम को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है डू एंटिसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट इनकम। ये फ्यूचर की इनकम थी कि नहीं थी मेरी? उस हिसाब से भी देखा जाए तो हाँ मैं जी, नहीं कर सकता था ना ये बात। और इनकम टैक्स देने के लिए मैं यही कहूंगा ना कि इस साल 30,000 की इनकम है, 30,000 तो अगले साल की है जो मेरी लायबिलिटी है। हर जैन लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो इसका मतलब अब मैं इसका एग्जाम्पल एक और करता हूं। ये लीजिए, ज्यादातर जो ये एग्जाम्पल दिया जाता है ये किस में दिया जाता है? ये आपके पास ट्रायल बैलेंस है। दित्या लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ये मैंने 31/3/21 की मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया। यहां लिखा मैंने कमीशन अकाउंट। अब यहां पर कमीशन अकाउंट मैंने क्रेडिट में लिख दिया 15,000। तो इसका मतलब ये इनकम है। इसका मतलब ये, अगर कमीशन डेबिट में लिखी हुई है तो इसका मतलब एक्सपेंस है। अगर रिसीव्ड नहीं लिखा, पेड नहीं लिखा, तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि जो खर्चा, जैसे डिस्काउंट है, अगर खाली डेबिट में लिखा है तो वो खर्चा है, अगर डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा है तो वो इनकम है। इसी तरह कमीशन यहां लिख दिया और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी। कमीशन इंक्लूड ₹2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। ईशान समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब बनिया बुद्धि की तरह लगा। तेरी कमीशन तुझे कितनी मिली है? 15 तो मिल गई। ट्रायल बैलेंस ये बताता है ये मिल गई, जिसमें 2,000 पिछले साल की है। तो इस साल की कितनी थी? 13,000 थी। वो कैसे निकली? 15 में से 2 माइनस करके निकली ना। और ये 2,000 की आपकी लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? कि भैया इसके बदले में सर्विस रेंडर करनी है कि नहीं करनी? सर्विस रेंडर करनी है नहीं करनी? तनीश आहूजा, या दुकान बंद करके भाग जाना है? पर करनी है सर करनी है। सर्विस। तो वो करनी है तो वो लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। हर्ष लॉजिक समझ में आ रहा है? वंश लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes. हाँ जी सर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर मैं आंसर बताता हूं? तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ये काम करता हूं मैं, इधर बताता हूं। मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, टेंशन मत लो, आप समझ लो। क्योंकि एक बार समझ आ गया फिर काहे कछु दिक्कत नहीं आएगी तुमको। ये ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट है। ये कौन से दिन की थी? 31/3/21।
31/3/21, ये बैलेंस शीट थी 31/3/21। तो मैंने यहां लिखा इनर कॉलम में, क्योंकि ये इनकम है तो P&L के क्रेडिट साइड में जाएगी। मैं यहां लिखूंगा बाय कमीशन। चल मैं थोड़ी सी इधर आ जा तू। बाय कमीशन कितना लिखूंगा इनर कॉलम में? सर लिख दो 15,000 और इसका इफेक्ट दे दो लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। आउटर कॉलम में कितनी आ गई? 13,000। और ये मेरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, तो मैंने यहां लिखा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 2,000 रुपये। बताइए मेरी बात समझ में सबको आ गई कि नहीं आ गई? दिव्यम मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अनअर्न, हाँ राइट। इसको हम रिसीव्ड को एक नाम इसका और है, इसको हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम, जो इनकम कमाई ना हो, जो इस साल की अनअर्न्ड इनकम, जैसे अनएक्सपायर इंश्योरेंस होता है। श्री बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कोई दिक्कत यहां तक? अभी तक कोई दिक्कत? दित्या कोई दिक्कत? No, sir. चले क्या चीज? तो प्रीपेड सैलरी हो गई, वो फिर इसमें आ जाता बेटा। अगर प्रीपेड सैलरी करते तो वो ये वाला हो जाता ना, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, फिर वो ये ट्रीटमेंट होता। हम जो भी बात करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तू जो बात करना चाहता, तेरे दिमाग में जो बात चल रही है वो चल रही है एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मान ले तेरे मालिक ने तुझे सैलरी दे दी एडवांस, तो तू उसे काम करके नहीं देगा क्या? तू गांव चला गया और बाबूजी हमारा बच्चा हुआ है लुगाई के, हमको एडवांस दे दो। वो एडवांस में पैसे ले गया तू, तो बाद में उनको आगे काम करके देगा नहीं क्या तू? फिर हाँ, ड्राइंग थोड़ी ना होगी यार वो। अब यार मेरी लेबर है, लेके चली जाती है ना, प्रेगनेंसी लीव पे चली जाती है वो। हाँ, सारी लेबर नहीं, जो भी जाती है यार, फैक्ट्री की जाती है तो है ना। हाँ। अब अगर सारी फैक्ट्री में लेबर भाग गई तो काम किससे कराऊंगा? झक मारूंगा वहां? नहीं भैया, सबका सिस्टमेटिकल ढंग से होता है। कि दिवाली की छुट्टी में देख, मेरी बात सुन, 100 बात की एक बात बताऊं, जो तो बिहार की लेबर होती है वो गर्मियों में जाती है, और जो दूसरी मोमडन लेबर होती है वो ईद और उसमें बढ़ जाती है। तो सबके अपने अपने कल्चर अपने अपने हिसाब से जाते हैं। हिंदू लेबर जो होती है, लेबर जो होती है वो छठ पे जाती है, दिवाली और छठ। अरे भाई बिहार में भी दो तरह के हो ना, हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए। यार मेरी बात सुनो, तू दिल्ली में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पंजाबियों से बिलोंग करता हूँ, है? तो तू लालू के देश का है, मैं भगवंत मान के दे उसका राज्य का हूँ। कुछ नहीं। हाँ, पंजाब का सीएम है भगवंत मान। अच्छा यार, एनीवे बात मत करो। समझ आया कि नहीं आया फिर अंशु? अब तेरे को बात समझ में आ गई? तो उल्टे तरीके से सोच रहा था, नहीं सोच रहा था? मुझे लग रहा था तेरे दिमाग में यही खुराफात चल रही होगी कि मुझे अगर तनख्वाह मेरा मालिक एडवांस दे दे तो हमारा बिजनेस का एसेट कैसे बन गया। और तू अपने पॉइंट बिजनेस के पॉइंट से सोचा कर। जो मैंने पहले दिन बताया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि जो भी बात सोचोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, ये तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दोगे। दित्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. आइए, तो यहां पे क्या लिखें? नंबर 5, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस डिडक्ट फ्रॉम। अच्छा यार, ये कौन सी थी? ये 3 नंबर था ना, ये 4 हो गया। इसको हम अर्न इनकम भी कहते हैं। डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न इनकम, और कहां दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड। बताओ इन ब्रीफ समझ में आ रहा है? एंजल कोई दिक्कत? हाँ जी,
गर्ग साहब समझ में आ रहा है? कोई डाउट स्कूल में हो गया आपके? ये इतनी डिटेल में चल रहे थे वो भी, अब समझ आ रहा है अच्छे से डिटेल में? हाँ जी ईशान, समझ आ रहा है? जीडी गोइंका वालों, Yes, sir. पश्चिम बिहार, Yes, sir. आ रहा है. पश्चिम बिहार वालों को समझ आ रहा है? जीडी गोइंका Yes, द्वारका Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है। यस सर। आइए, ये 4 नंबर एडजस्टमेंट हो गई। अब आ जाओ, एक्रूड इनकम, इसे बोला जाता है एक्रूड इनकम को इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये ज्यादातर कहाँ होता है? इस पे हिडन इन्फॉर्मेशन भी आती है। मान लो आपने बैंक में एफडी कराई, मान लीजिए आपने बैंक में एफडी कराई 3 साल की, मैं यहां पे समझा रहा हूं, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं एक आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। आर्गुमेंट मत करना कि सर ऐसे कैसे हो गया, बैंक तो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, सिंपल इंटरेस्ट देता है, इस बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा मैं ये कहता हूं कि मैंने 1/4/19 में एक बैंक में एफडीआर कराई 1 लाख रुपए की फॉर 3 इयर्स, 3 साल की मैंने एफडी कराई। ईशान, केस स्टडी समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ये 3 साल की एफडी कराई, इसकी मैच्योरिटी डेट कब होगी? 31/3/22 होगी कि नहीं होगी मैच्योरिटी डेट? ये मैच्योर कब होगी? 31/3/22 को होगी कि नहीं होगी? और आपको पता है एफडीआर के ऊपर उसका मैच्योरिटी अमाउंट लिखा होता है। आप जितने पीरियड की आपके घर में आज जाना, अपने पेरेंट्स को कहना कि पापा घर में कोई फिजिकल एफडी पड़ी है, आजकल तो वैसे सब नेट बैंकिंग यूज करते हैं, पर किसी के भी घर में पुरानी अगर एफडी पड़ी हुई है या उसकी फोटो कॉपी पड़ी हो तो देखना। हाँ हाँ, बोल बोल बोल, मैं तेरी बात सुनूंगा अभी। नहीं मिलेगा। अगर एफडी, इवन तेरी एफडी और तेरी खो गई एफडी, तो बैंक तेरे से पहले इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाएगा कि भैया कल को मेरी ये एफडी नंबर था, ये अकाउंट नंबर था, ये खो गई है, मैं इसको एफडी को दोबारा से रिक्लेम नहीं करूंगा। तू मान ले झूठ बोल के चला जाता है और दोबारा से एफडी तेरे को फिजिकली मिल गई, हाँ अच्छा तू ही उस्ताद है क्या इस दुनिया में? नहीं नहीं, खो गई तो आपको प्रॉपर इसका प्रोसीजर होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड भरा जाता है और आप पे एफडी का नंबर लिखा जाता है। हाँ 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 बोल। हाँ कोई नहीं, तो उसके सर्वाइवर को मिलेगा। जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो बैंकिंग में एक रूल रखा गया है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन ये होता है कि मेरे मरने के बाद इस खाता धारक का जो अमाउंट मेरा जितना डिपॉजिट है उसका हकदार कौन है, तो डेट इज कॉल्ड द नॉमिनेशन फैसिलिटी। पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी, आज की डेट में तो लोगों को अवेयरनेस है। आज की डेट में तो आप नेट बैंकिंग से अपना नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे एक सर्विस आती है, सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर नॉमिनी अपडेशन या नॉमिनी ऐड, तो जो भी नॉमिनी होगा, और इसमें बैंक वाले भी बहुत कंफर्ट रहते हैं कि जब नॉमिनी कर गया तो बंदे की मृत्यु हो गई, जैसे मेरे फादर साहब की मृत्यु हुई, उन्होंने हमारे सभी बैंकों में किसी में मम्मी को नॉमिनी बना रखा था, किसी में मुझे नॉमिनी बना रखा था, किसी में मेरे ब्रदर को नॉमिनी बना रखा था। हाँ मेरा भाई है, मेरे से 14 साल छोटा है, 14 साल छोटा है, हाँ छोटा है। जो तुम फिल्म देख रहे थे ना, क्या कहते हैं वो वाली, बधाई हो, है वो मैं 40 साल पहले ही जी चुका हूँ जिंदगी। मैं तो वैसे 48 साल का हूँ, मतलब उस वक्त मैं
14 साल का था। मेरे सारे दोस्त, हाँ हाँ, मस्त है। और नहीं तो मैं 48 का। हाँ, तो मेरा भाई 34 ईयर का है। तो अभी जब मेरे भाई की शादी हुई आज से 5 साल पहले हो गए, तो मुझे सब क्लास के बच्चे, सर बधाई हो। उस टाइम ये फिल्म आई थी आर्यमन खुराना की, मुझे कौन टोंट कस रहे थे, बधाई हो। मैंने कहा बेटे ऐसा है, जो तुम बधाई मुझे देना चाहते हो ना, ये मैं 9th क्लास में था जब मैंने बधाइयाँ खा ली थी, मुझे दोबारा मत दो। ये फीलिंग मैं पहले ही फील कर चुका हूँ। मुझे पता है आज की जनरेशन कितनी एडवांस है। कह रहे सर मिठाई नहीं खिला रहे, अपने भाई की शादी की बधाई हो। ऐसे ही लैंग्वेज भी यही थी, बधाई हो। और भी ताजी ताजी आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी। मैंने कहा बेटे जिस जिस तय में, जिस लय में तुम बोल रहे हो ना, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं और जान चुका हूं। आइए बेटा, फिक्स डिपॉजिट बैंक में एक टर्म इकट्ठा लमसम पैसा जमा कराए और ये कहा जाता है कि जी आज ये 1 लाख रुपए जमा कर दो, मुझे इसको 3 साल तक आपके पास रखना है। डेट इज द फिक्स डिपॉजिट रिसीट, एफडीआर को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट रिसीट। और बैंक ने बोला ठीक है जी, अब ये आर्गूमेंट मत करना, मैंने बार बार बोला। मान लीजिए आपको यहां पर मिलने हैं 1,18,000 रुपए, यहां पर आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलने हैं 1,18,000 रुपए। तो ये बताइए प्रिंसिपल कितना था, 1 लाख, और इंटरेस्ट कितना था, 18,000। तो टोटल तब जाके आपको दित्या 1,18,000 मिलेंगे 3 साल बाद। Yes, sir. अब क्वेश्चन इस बात का है कि ये जो आपने 18,000 इंटरेस्ट कमाया, वो खाली ये इस पूरे पीरियड का था या 3 पीरियड का था? 3 पीरियड का था कि नहीं था? मेरी बात सुनो, मैं एक सिंपल लैंग्वेज ले रहा हूं कि 18,000 रुपये ब्याज था, ये सिर्फ 1 साल का था या 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल का था। मुझे कोई जवाब देगा इस बारे में? 3 का होगा। एग्री करते हो इस बात से? ये 3 साल की कमाई इकट्ठी मिल रही है जाके, बीच में तो मुझे ब्याज मिलेगा नहीं। मैच्योरिटी डेट पे मुझे 1,18,000 मिलेंगे। तो क्या 18,000 जो कमाई है वो खाली 3rd ईयर की थी या 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तीनों की थी? 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तीनों की थी। दित्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. प्रांशु वोरा, तनिष आहूजा, Yes, clear है sir. ईशान। Yes, sir. और मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं, लेट से मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं 31/3/20 को, यहां मैं बुक्स बना रहा हूं, इस पीरियड पे मैं बुक्स बना रहा हूं। तो यहां बताइए, यहां मुझे बैंक कोई 6,000 रुपए देगा थोड़ी ना, वो 18,000 रुपए जब इकट्ठे देगा, जब 3 साल मैच्योरिटी हो जाएगी तब देगा। पर मैंने 1 साल का सेक्रीफाइस पीरियड तो कर लिया ना। तो इस स्टेज पे मेरी इनकम यहां ड्यू हो गई पर रिसीव नहीं हुई। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये 18,000 रिसीव हुए एट द एंड ऑफ 3rd ईयर विद प्रिंसिपल, पर ये इसमें 6,000, अगर मैं इस पीरियड की इनकम निकालना चाहूं, ये जो ये डॉटेड एरिया, शेडेड एरिया है ये, अगर मैं यहां पर ही, तो यहां पर क्या है मेरी इनकम? मुझे एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया इवेंट इनकर हो गई, ये मैटर नहीं करता कि मिली या नहीं मिली। तो यहां पर ये मिली नहीं है, और एक्रूअल के हिसाब से मुझे यहां पर ये कंसीडर करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? जैसे मैं आउटस्टैंडिंग को कंसीडर करता हूं, तो जो एक्सपेंस के लिए एप्लीकेबल होगा वो इनकम के लिए भी तो एप्लीकेबल होगा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दिव्यम? तो यहां पर 31 मार्च को कितने रुपए की इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड होगा? बताइए 6,000 दित्य होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यस और नो? हाँ, तोड़वा सकते हैं प्री मैच्योरिटी, उसमें बैंक पेनल्टी लगाता है जितना। हाँ, मान लीजिए आपने 3 साल का एफडी का कराया, उस 3 साल का इंटरेस्ट अलग था, पर आपने 1 साल बाद तोड़वा लिया, तो आपका जो 1 साल का इंटरेस्ट था उसके ऊपर 2% पेनल इंटरेस्ट लग जाता है। मान लीजिए 1 साल का इंटरेस्ट मान लो 6% था, तो तुझे फिर 4% ब्याज मिलेगा वो।
पर अब इतना नेगेटिव मत सोचो, भी समझ ले बात को। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, इधर देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। हर्ष जैन मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्रूड इंटरेस्ट एज एट 31 मार्च 2021 1000 रुपए। तो इस इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ये क्रेडिट में है, इसका मतलब ये 11,000 मिल चुका था, मिल चुका था कि नहीं था आदित्य? Yes, sir. और ये 1,000 मिलना था, तो इसकी एक्रूड इंटरेस्ट की आपने एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनाई थी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट आपकी एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगा, और इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इनकम बढ़ाओगे तो क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे? श्री मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये कितना आ गया, 1,000 1,000 आ गया। अब इस एंट्री को मुझे बिना लेजर किए बनाए इसमें ट्रायल बैलेंस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे ऐड ऑन करना है। तो क्या होगा, 11,000 इनकम मिल गई, ये मिलनी बाकी थी, तो इनकम कितनी हो गई इस साल की, 12,000 रुपये हो गई। प्रांशु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दित्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. हर्ष जैन तनिष आहूजा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईशान, Yes, sir. Yes, sir. आ रहे सर। श्री, Yes, sir. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या निकला, ये मैंने बनाया, और ये इंटरेस्ट आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो मैं यहां लिखूंगा बाय इंटरेस्ट, इनर कॉलम में कितना लिखूंगा, 11,000, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 1,000, बाहर वाले कॉलम में कितना लिखूंगा, 12,000, बाहर वाले कॉलम में 12,000 लिखूंगा, और एंजल ये मेरी क्या बनेगी, एसेट बनेगी, कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दित्या मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. तो ये हमारी एडजस्टमेंट कौन सी हो गई, यहाँ पे हमने अपना एक ब्रीफ बना रखा था 3 4 5, अब इसी के ऊपर 5 एडजस्टमेंट के ऊपर सवाल करेंगे। 1/3 चैप्टर खत्म हो गया आपका। क्या था ये, एक्रूड इनकम, या इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम ड्यू, थप्पड़ पड़ेगा तेरे, ये क्या होगा, एड इन कंसर्न इनकम, और कहां दिखाएंगे, एसेट साइड। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 5 एडजस्टमेंट हो गई कि नहीं हो गई? प्रांशु वोरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? निकिता, प्रांशु अरोड़ा, हाँ कोई बात नहीं यार, मैं तो ना, मेरी आज 30 साल उम्र हो गई है, मैं कभी तो बच्चों के ढंग से नाम ही ना याद कर पाया, इतना गजनीय नाम के मामले में। हाँ पहले उसको माधव बनाना था, क्योंकि इसका बड़ा भाई मेरे से पढ़ता था। बदवार तो सही है क्योंकि यूनिक है। हाँ हर्ष मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. अब देखो 8 बज गए, अब आधा घंटा लगेगा एक सवाल करने में। अब उसके ऊपर बेस हम सवाल करेंगे, क्योंकि मैं सैटरडे की आपकी क्लास नहीं लूंगा, आप हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय करना 31 को, शनिवार को है। 2 मिनट का ब्रेक दे दूं? नहीं, क्यों देना है ब्रेक, जा
बेटा एक मिनट, मैं ये सवाल दिखा रहा हूं आपको, ये स्क्रीन पे सवाल आ गया आपके। अबे कहाँ गया? है क्यों नहीं चल रहा? अरे सर ये थोड़ा चलाना था। हाँ इधर देख, जब तक मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, क्या किया हमने? एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम, यही किया हमने। तो इसका हमने क्या बनाया? एक्रूड इनकम टू इनकम, इंटरेस्ट की एंट्री यही बनाई है हमने दित्या। Yes, sir. अब जरा सवाल को पढ़ें। होल ऑफ द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर must be credited in P&L account for the period whether received or not. If the balance income earned during this period is not received या not recorded, an adjustment entry will be passed into account of income earned but not yet received. ये हमारी बन गई कि नहीं बन गई एंट्री? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर अर्न इनकम, एक्रूड इनकम आपकी एडजस्टमेंट में दे रखी होगी तो दो जगह जाएगी, एक तो इनकम में ऐड हो जाएगी और एसेट साइड में बनेगी। बट अगर एक्रूड इनकम आपकी ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, अगर एक्रूड इनकम आपकी ट्रायल बैलेंस में दे रखी है सिर्फ, तो सिर्फ एसेट बनेगी वो। ये देखिए, अब ये देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इनकम का। इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चली गई और कहां चली गई? बैलेंस शीट में एसेट साइड में। और अगर ये खाली ट्रायल बैलेंस में दे रखी है तो कहां जाएगी? एसेट साइड में। दित्या एक बार जरा सभी ऑनलाइन बच्चे इस चीज को देख लो, यही बताया है कि नहीं बताया? Yes, sir. प्रियांशु, Yes, sir. ईशान, Yes, तनिषा, sir. उजा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. कोई दिक्कत यहां तक? आ रहा है सर समझ। 3 यस सर आ रहा है। चलूं आगे? Sir. ओके आगे चलिए। आइए प्रीपेड के बारे में देखिए। प्रीपेड के बारे में भी यही बताया, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। इसकी एडजस्टमेंट क्या बताई है मैंने? ये देखो, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, इधर देखिए यही बताई है मैंने। अगर गिवन इन एडजस्टमेंट है, अगर गिवन इन एडजस्टमेंट है तो लेस फ्रॉम द रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, और कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। और दूसरा, अगर गिवन इन खाली किस में है? ट्रायल बैलेंस में है। गिवन इन खाली ट्रायल बैलेंस में तो कहां आएगा? ओनली इन बैलेंस शीट। दित्या, श्री, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम इसके ऊपर बेस्ड, जो मैंने पांचों एडजस्टमेंट कराई, इसके ऊपर मैं आपको सवाल कराऊंगा। इधर देखिए, ये सवाल आपका शुरू हो गया, ये रहा स्क्रीन पर। देखिए आपको इस तरह से सवाल आएगा। पहले मैं सवाल को पढ़ना सिखाता हूं आपको, कैसे पढ़ा जाता है। ये स्क्रीन पे सवाल आ गया, ये स्क्रीन पे सवाल आ गया। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ राम गोपाल ऑन 31 मार्च 20। राइट। अब नीचे आपको यहां पर कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं, ये पढ़ते हैं हम। ये देखिए आपको 3 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। ये आपको सिर्फ 3, 5 कर लिया, हम 3 के हिसाब से शुरू करेंगे ताकि जल्दी जल्दी सवाल हो जाए। दित्या, सवाल दिख गया बेटा? Yes, sir. हमें किसका दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है तो आप सैलरी के ऊपर स्टार लगा लेंगे। कहां दे रखी है सैलरी? मूवी कहां चली गई? ये रही। तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? एक स्टार लगा दूंगा कि इसके बारे में मुझे एडिशन में सोचना है। राइट, स्टार लगा दिया, ये 5 स्टार बन गई चॉकलेट की तरह। अब आ जाओ, दूसरी इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रखी है मुझे? रेंट पेड इन एडवांस, रेंट के बारे में दे रखी है। ये रहा रेंट। बन गया? तू खुश है अब? हाँ, तो तेरी स्माइली है, मेरी तो उदासी है।
तेरी स्माइली मेरी उदासी है, मेरी स्माइली तेरी उदासी है। डेबिट क्रेडिट करना नहीं करना? अरे भाई हम डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हैं, तो अगर ये स्माइली करेगा तो मैं दुखी होऊंगा। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आइए, ये दो ही थी और क्लोजिंग स्टॉक थी। अब मैं शुरू से चलूंगा, मैंने सवाल को पढ़ना यहां से शुरू करा। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, अपना एक बेसिक फॉर्मेट बनाइए, लिखिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिनके पास वर्टिकल कॉपी है वो क्या करेंगे, 1/3 पोर्शन ट्रेडिंग बनाएंगे, 1/3 पे वो कर देंगे, कट कर देंगे, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है। तो चलिए मैं भी बनाता हूं। एंजल क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जितने मर्जी बजे खत्म हो ये। मैं लिखता हूं यहां ट्रेडिंग एंड ऑनलाइन वालों लिख रहे हो? दित्या लिख रहे हो बेटा? Yes, sir. श्री लिख रहे हो? Yes, sir. ईशान? Yes, sir. एंजल स्कूल में शुरू हो गया बेटा ये चैप्टर? हाँ जी, हो गया। वो खत्म करा दिया विदाउट एडजस्टमेंट? कितने दिन में? एक क्लास में कॉस्ट, COGS, POGS सब बता दिया। यहाँ 6 लग गई। भाई मुझे नहीं समझ में आता इतनी जल्दी कैसे हो जाता है। मैं तो जितनी मर्जी तेज चलूं चल ही नहीं पाता हूँ। नहीं बताओ, मैं कुछ ज्यादा स्लो चलता हूँ या तुम्हारे टीचर ज्यादा तेज चलते हैं? हैं? 10 एडजस्टमेंट भी हो गई? वो तो रटवा तो मैं दूंगा यार, रटवाने में क्या है। अच्छा, ये बन गया बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बन गया। अब मैं यहां पर, मेरे पास, मैं तो नीचे पेज कर लूंगा, आप 1/3 पोर्शन पे ऐसे एक कट लगा देंगे ताकि ऊपर का ट्रेडिंग और नीचे का P&L अकाउंट। जितना समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. प्रांशु, तनिष, आ रहा है सर। ईशान? Yes, sir. अब श्री, अगले पेज पे क्या बनाऊंगा? इस पे लिखूंगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20। ये सबका फॉर्मेट बन गया, ये सबका फॉर्मेट बन गया। आइए अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये कोई न्यूली बिजनेस तो है नहीं, ये कोई न्यूली बिजनेस तो है नहीं। अब जैसे जैसे जो जो आइटम चलती जाएगी मैं वैसे वैसे प्लेस करता जाऊं। और अरे वो कहाँ भाग गया यार, वंश आहूजा? ओ शिट, चलिए वीडियो देखेगा अब ये। अब ये बताइए, पहली आइटम आपको क्या दे रखी है? जिस पे स्टार है उस पे सोचना है, बाकी उसको ऐसे प्लेस कॉपी पेस्ट करते जाना है। सेल्स मेरी डायरेक्ट इनकम है कि नहीं है? सेल्स मेरी डायरेक्ट इनकम है 12,100। मैं अभी से कहाँ लिखूंगा? इनर कॉलम में लिखूंगा। मैंने बोला मैं सेल्स रिटर्न को ढूंढूंगा, आएगी तो लिख दूंगा, नहीं तो रहने दूंगा। तो मैं यहां लिख दूं, ये रहा मेरा, यहां क्या लिखूं? बाय सेल्स अकाउंट, इनर कॉलम में लिख दूं 12,100। दित्या कोई दिक्कत? No, sir. लिख दिया मैंने। आइए, ये आइटम हो गई मेरी दूसरी, क्या? परचेजेस। मेरा न्यूली बिजनेस है तो मैंने आपको बोला परचेजेस लिखने से पहले यहां पहले ही लिख लो ओपनिंग स्टॉक, और खाली खाना छोड़ दो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो होगा, क्योंकि न्यूली बिजनेस नहीं है, आएगा तो देखेंगे। यहां मैं इनर कॉलम में क्या लिखूंगा? 2 परचेजेस, क्योंकि मेरी नेट परचेज आती है
तो मैं इनर कॉलम में परचेजेस कितनी लिखूंगा? मैं परचेज रिटर्न को ढूंढूंगा नहीं, 8090 ये लिख दिया मैंने। वसला समझ में आ रहा है बेटा? दिव्यम समझ में आ रहा है? सिंगल सर समझ में आ रहा है? ये गर्ग साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुनियानी जी आइए। अब देखिए सैलरी आते ही स्टार आ गया, मेरे सिर में खुजली होने लग गई। सर स्टार आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ा कि इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या दे रखा है। तो इससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इनर कॉलम में सैलरी लिख देता हूं। पहले कितनी सैलरी लिख दूं? सर 2000 रुपये सैलरी लिख दो आप। सर 2000 रुपये सैलरी लिख दो आप इनर कॉलम में। पहले ये लिख दी, ये 2000 रुपये इनर कॉलम में दित्या लिख दी। Yes, sir. अब इसके बारे में निकिता पढ़ेंगे कि इसके बारे में हमें क्या एक्स्ट्रा सोचना है। आइए वो सवाल में देखते हैं क्या सोचना है। उसने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। इसका मतलब ऐड आउट सैलरी में ऐड कर दूंगा और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? लायबिलिटी साइड में लिख दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? ऐड सैलरी कितना लिखूंगा? ऐड, देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, यहां आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर रहा हूं। कितनी ऐड कर दूं? सर 300 रुपये ऐड कर दो। सर 300 रुपये ऐड कर दो। तो आउटर कॉलम में कितनी लिख दूं? 2300 लिख दूं। अब ये मेरी लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी दित्या? Yes, sir. तो ये मेरी बैलेंस शीट है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग, अरे जहां मर्जी लिखो, यहां कौन सा कोई 300 रुपये लिख दी हमने। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिव्यम तू अपना चाबी का छल्ला घुमाए जा, समझियो मत। समझ रहा हूं तो लिखेगा कौन? पापा जी। हे भगवान, बताइए, इधर आइए। पता नहीं क्या पाप किए थे जो कोविड में ऐसे बच्चे मिले। बताइए यहां तक सवाल हो गया। अगली आइटम क्या है? डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट कहां दे रखा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट इनकम हो गई। P&L के क्रेडिट साइड में लिखो, P&L के क्रेडिट साइड में लिखो। और यहां पर एक जगह छोड़ देना जीपी के लिए, बाय, क्या लिखूं दसला? बाय डिस्काउंट अकाउंट। जब रिसीव लिखा तो मैं होशियारी क्यों दिखाऊंगा? अबे 150 रुपये लिख दिया। और इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, तो मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया जो जिसकी आइटम थी। ओके चलो अब आ जाओ सेल्स रिटर्न 550 रुपये। सेल्स रिटर्न, सेल्स मुझे दे रखी है, लेस सेल्स रिटर्न 550, तो 11,550 आउटर कॉलम में आ गया। ईशान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ये भी कलेश खत्म हुआ यहां तक। देखो मैं आपके हाथ से भी करा रहा हूं। हर्ष जैन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. तनिष आहूजा, प्रांशु वोरा, यस सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? अब बता तनिष आहूजा, ये चैप्टर आसान है कि मुश्किल है? जो तुम्हारी बैंड बज रही सर थी आसान हो गया अब तो। है? अब तुम्हारी भी तो हालत यही थी, हाई एडजस्टमेंट, हाई, इतना आंखों में से इतना पानी निकाल रखा था, हाय 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 एडजस्टमेंट, हाय 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 एडजस्टमेंट। कहां से मुश्किल है यार? अब ये कान के नीचे नालायक थप्पड़ लगेगा, हा फा सब हो जाएगा। सेल्स रिटर्न भी हमने नोट कर लिया। अब आ जाओ सन्ड्री डेटर 705 रुपये एसेट है, लिखो सन्ड्री डेटर 705 रुपये एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर, अरे हमारी क्लास का लड़का था वो सुंदरी ही बोलता था। सन्ड्री डेटर 705 रुपये। सर हाँ जी बोलो श्री। सर मेरे फोन में ना चार्जिंग बहुत कम है, तो ओके मैं शायद बीच में एग्जिट कर जाऊं, मैं वापस ज्वाइन कर लूंगी। ओके, मोस्ट ओके वेलकम। इसी बहाने सर। थोड़ा सा बीन बजाए, बैंड बजे बजाए, भम भम। सर बता रही थी बस। अच्छा जी
यार ये कैसा कोचिंग सेंटर बना रखा है, मोबाइल भी चार्ज टीचर करेगा। ला इधर दिखा, टाइप सी केबल है, कौन सी है भाई? हाँ फिर ठीक है, क्योंकि हमारे पास एप्पल के फोन नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास, सबके पास एप्पल के फोन होते हैं। तू पिकनिक तेरी कैसी रही? हाँ पिकनिक पे गए थे ना परसों, तो तू कौन सा अंकल बन गया है क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलिए एनीवे। अब ये क्या लिखा है इधर देखो, रेंट रिसीव्ड 150 रुपये है, इनकम है, लिखो बाय रेंट रिसीव्ड। लिखो बाय रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना था रेंट रिसीव्ड? 150 रुपये। अबे डिस्काउंट भी 150 था क्या? दोनों ही 150 थे क्या? हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया दित्या यहाँ तक? यस सर। बताओ, चैप्टर इजी हो गया बेटा? जैसे जैसे जो जो आइटम है वैसे वैसे पेश करता जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लता मैम ने करा दिया, ये करा दी। आइए आगे क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 105 रुपये। लिखो टू P&L के डेबिट में लिखो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना है सर? 105 रुपये। बेटा यहाँ पर जो ऑथर का मोटिव है वो आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, इसलिए छोटी छोटी कैलकुलेशन दी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। क्योंकि अगर लाखों करोड़ों में कैलकुलेशन दे दी जाए तो आप तो आधे वहीं गिर जाओगे, जीरो लगाते लगाते हीरो बन जाओगे। आइए उसके बाद क्या लिखा है, ये आ जाओ, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। कैश 405 रुपये कैश है, एसेट साइड में लिखो। लिख लिया दित्या? हर्ष जैन समझ आ गया बेटा? यस सर। Yes. श्री समझ आ गया? ईशान Yes, यस sir. सर। आगे क्या हो गया? कैश गया। मोटर कार 320 रुपए की मोटर कार। अब ये मत कहना सर मोटर कार 320 का तो पेट्रोल भी नहीं डलता, ये खिलौने वाली नहीं, प्रॉपर एसेट है। चलो मोटर कार 320 रुपए। ₹320 बेबे लिख। 320 रुपए मोटर कार भी हो गई। हीटिंग एंड लाइटिंग 160 रुपए। अब देखिए अगर यहां पर लिखा होता फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग तो ये जाती ट्रेडिंग में, वैसे लिखी है हीटिंग एंड लाइटिंग तो जाएगी ये P&L में। टू हीटिंग एंड लाइटिंग। हाँ बेटा मैं लाइट ले आया हूं, मैं ये देखो तुम्हारे लिए, मैं देखो ये ले आया हूं, ये हीटर ले आया हूं मैं, चला देते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग 160 रुपए, ये लिख दिया, श्री लिख दिया ये। यस सर। आगे आइए, आ गया रेंट एंड रेट्स, इस पे स्माइली बना हुआ है, एडजस्टमेंट है ये। अब ये बताओ 240 रुपए, पहले तो मैं इसको इनर कॉलम में लिख लूं रेंट एंड रेट्स। आइए एडजस्टमेंट है तो मैं यहां लिख रहा हूं टू रेंट एंड रेट्स अकाउंट। ठीक है, हेलो
इधर देखो, रेंट एंड रेट्स कितना था आपका, 240 रुपीज रेंट एंड रेट्स था। अब इसके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ते हैं इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है। रेंट पेड इन एडवांस, ये प्रीपेड हो गया, द्वितीय ये प्रीपेड हो गया, यस सर। तो माइनस कर दूं 40 और एसेट में लिख दूं 40 रुपीज प्रीपेड रेंट के नाम से। समझ में आ गया निकिता? तो आइए क्या लिखूं, लेस, यहां पर कितना लिखूं, 240 लेस प्रीपेड रेंट लेस 40, आउटर कॉलम में कितना लिखूं 200, और बैलेंस शीट में क्या लिखूं, प्रीपेड रेंट 40 रुपीज। प्रांशु वोरा जी समझ आ गया यहां तक? बेटा मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इस तरीके से अपने फाइनल अकाउंट के सम को करेंगे तो फर्स्ट टाइम में बैलेंस शीट भी मिल जाएगी और कटिंग पटिंग भी नहीं होगी। चलिए आगे, हमारा सवाल कहां तक हो चुका है, यहां तक हो चुका था। अब उसके बाद फिक्चर एंड फिटिंग, एसेट होती है, लिखो एसेट साइड में 780, एसेट साइड में लिखो। द्वितीय समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। 780 लिख लिया, ये एक ही जगह जाएगा। आगे आ जाओ, और नहीं तो इतनी जल्दी कहां से भूल जाएगा तू, थोड़ी सी तो आइटमें रह गई हैं। अब आ जाओ स्टॉक, ओपनिंग मिल गया 1200, आ जाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो। हमने ओपनिंग स्टॉक की पहले ही जगह छोड़ रखी थी, यहां लिख देते हैं हम कितना, 1200 रुपये लिख दिया। एंजल समझ आ रहा है बेटा ये चैप्टर? अब तो नहीं मुश्किल लग रहा है ये। आइए आगे, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ड्राइंग 605 रुपये, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होती है, तो मैंने यहाँ लिखा इनर कॉलम में कैपिटल, और यहाँ जगह छोड़ दी लेस ड्राइंग। जो चीज़ आ रही है मैं उसे लिखता जाऊंगा। ड्राइंग कितनी थी बेटा, 905, नहीं ड्राइंग थी 605, ये मैंने 605 ब्रैकेट में लिख दूं या माइनस का निशान लगा दूं, एक ही बात है, ब्रैकेट में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 605, कोई डाउट कोचर साहब, कोई डाउट? उसके बाद आपको आइटमें क्या दे रखी हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सी आइटम है, क्रेडिटर, लाइबिलिटी है 905 रुपए की, लाइबिलिटी साइड में लिखो। एक लाइन छोड़ देना क्योंकि यहां पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस करना है, तो यहां क्या लिखूंगा, क्रेडिटर 905। हर्ष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. आगे चलो फटाफट, अब क्लास खत्म करेंगे उसके बाद। बैड डेट्स, नुकसान हो गया 95 रुपए का, P&L के डेबिट में, P&L के डेबिट में, P&L के डेबिट में क्या लिखूंगा, 2 बैड डेट्स 95 रुपीज। चलूं आगे, आगे क्या लिखा है, कैपिटल 1952, ये देखिए बैलेंस शीट में आपने कैपिटल की जगह जड़ी छोड़ रखी थी 1952, हो गया ये? समझ में आ रहा है बेटा बदवार साहब, कोई दिक्कत? चलिए आगे, कैपिटल होगी परचेज रिटर्न 408, हमने देखो परचेज की जगह छोड़ रखी थी हमने लेस परचेज रिटर्न, कितना था बेटा ये, 408, 408 माइनस करा तो बाहर कितना आ गया, 10 में से 8 गया 2, 8, ये आ गया। तनिष यहां तक आ गया बेटा? यस सर। आगे आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट 410 रुपये, P&L में 410 रुपये आ गए। P&L में लिखो 2 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कितना, 410 रुपये आ गया। ऊपर का सारा काम खत्म हो गया, अब सिर्फ एक ही आइटम रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक। अब एक ही आइटम रह गई है आपकी, ये वाली देखो,
ये वाली आइटम एक ही रह गई है श्री, यही आइटम रह गई है बेटा दित्या ईशान। Yes, sir. और ये दो जगह Yes, यहाँ पर sir. कॉस्ट और Yes, मार्केट sir. वैल्यू विच एवर लोअर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यही आपकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की मानी जाएगी। तो 940 कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, और कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। तो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट कितना था बेटा क्लोजिंग स्टॉक 940 आ गया बेटा ये दित्या। Yes, sir. और दूसरी आइटम कहाँ लिख दूं मैं, ये क्लोजिंग स्टॉक, वधवार साहब समझ आ रहा है बेटा 940। देखिए सवाल आपका खत्म हो गया। वैसे ही सवाल 40 मिनट में खत्म होना चाहिए था, हमने देखो 25 मिनट में खत्म कर दिया विद डिस्कशन। अगर आप लोग करने बैठोगे तो बताओ 15 से 18 मिनट में 40 मिनट का सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे। 2 एडजस्टमेंट और आ गई तो दुनिया कहती है मर जाएंगे, यहाँ तो बोनस मिल जाएगा हमारे को इन सवालों का। समझ आ गया। अब जैसे जैसे सवाल आपको दिया है वैसे वैसे उसे बंद करेंगे। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें या तो जीपी मिलेगा या जीएल मिलेगा। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और जीएल मतलब ग्रॉस लॉस। तो आइए हम एक एक करके इसकी आत्मा को शांति देते हैं आई लव पिंक करके। अरे रेड नजर नहीं आता यार, पर्पल मेरे पास कलर नहीं है। पर्पल मुझे बता कहाँ है, ये ले बता मुझे, ये ले पर्पल बता कौन सा है इसमें, कौन सा पर्पल है हैं? आई लव पिंक वाला बढ़िया है ना यार। तुझे मुझे तो कलर ब्लाइंडनेस है, चेक करवा आंखें। $12,490 आ गया। मुझे इनमें दिख के बताओ, मुझे बैलेंसिंग फिर बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट ईशानी, इस पुरानी मुझे जीपी निकाल के बता कितना आ रहा है। बेटा एक बच्चे ने आंसर दिया मेरे को कि सर 3608 आंसर आ रहा है। बच्चा सही है? इधर देखिए बेटा 3608 आ गया दित्य आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। Yes, sir. अभी ये बताओ ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करते हैं। ओहो, तो यहां क्या लिखूं, बाय एंजल समझ में आ रहा है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना 3608। अब आप यहां चेक करो कि आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। किधर का ज्यादा है? हैं जी, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा ना। पहले यहां का टोटल बताओ। 300 रुपये ऐड कर इसमें तो 3908 आ गया दित्या। Yes, sir. एंजल समझ में आ गया, वसला समझ में आ गया, ये कोचर साहिब कोचर। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी आपको, इसमें से इसके टोटल को माइनस करके बताओ तो ये क्या आएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये पूरा लिखना है कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ यहाँ ये फिगर कितनी आ रही है,
मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे में से बताएगा, तनिष तू बताएगा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। मैं किसी का उसी का वेट करूंगा। तनिष आहूजा मुझे बताएगा कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तनिष सुन रहा है बात? हाँ जी सर, सुन लो। मुझे नेट प्रॉफिट निकाल के बता कितना आ रहा है। ये तरीका ठीक है ना? फटाफट सवाल होता है कि नहीं होता? चट मंगनी पट ब्याह होता है, फटाफट सवाल होता है। तनिष आहूजा जल्दी बता नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। कर रहा हूँ सर। कर रहा हूँ। फंसा दिया सर आपने तो मुझे। तूने जाना है, जा, जल्दी कुछ नहीं होती यहाँ पर। 31 हो गए, जा चला जा घर। मुझे लग रहा है इसने कॉपी नहीं करा होगा तनिष आहूजा ने। कोई बात नहीं, अभी बेटा मैं तेरे घर फोन करता हूँ कि मैंने इससे सवाल पूछा, इसका आंसर ही नहीं आया अभी तक। अब देखियो ऐसे ऐसे बात कर, ऐसे माइक बंद कर रखा है जैसे सामने कोई भैंस के आगे बीन बजा रहा हो। तनिष जल्दी बता आंसर क्या आ रहा है। करूं फोन करूं? सर 2 मिनट कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। अबे तू बता दे कितना आ रहा है। 68। इसने कॉपी नहीं किया होगा, सब पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं। 68 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया 638। दित्या 638 आ गया। यस अब इसको मैं कैपिटल में ऐड कर दूं, यहाँ ऐड नेट प्रॉफिट। दित्या मुझे अमाउंट बता। 638 ऐड करके यहाँ फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है। 605 माइनस करके यहाँ पे टोटल ले ले, कितने का? 33 रुपए का फर्क हो गया। 33 52 में ऐड कर, कितना आएगा? 1985। अब देखो दोनों तरफ की बैलेंस शीट मिला के देखो, मिल रही है कि नहीं मिल रही? बताओ टोटल कितना आ रहा है। बताओ खुद ही अपनी अपनी कॉपियों में देखो कितना नीट एंड क्लीन सवाल हुआ होगा। खुद देखो कितना नीट एंड क्लीन, खुद ही तुम्हारे को अच्छा लगेगा अपना सवाल कि कितना अच्छे से प्रेजेंट किया है हमने। एक मिनट जाओगे नहीं, पहले पीडीएफ तुम्हें जाएगी नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। अच्छा बताओ 3190 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार टोटल करना बेटा, यहाँ पे डबल अंडरलाइन लगाओ। दित्या आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। एक मिनट मुझे पहले पीडीएफ तुम्हें भेजने दो। एक्सपोर्ट। अबे रुक जाओ यार।